हेलो दोस्तों। गाइज यार ये आपका अमेंडमेंट लेक्चर है कंपनी लॉ का। सर अमेंडमेंट लाइव क्यों नहीं ले रहे हो गाइज? आई वांट कि देखो यार, अभी एंड टाइम है, लास्ट टाइम है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और अमेंडमेंट मैं बोलूँ तो गिन के 5-6 अमेंडमेंट ऐसे हैं जो पढ़ने जैसे हैं, 5 to 6 अमेंडमेंट ऐसे हैं जो पढ़ने जैसे हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई अमेंडमेंट है नहीं है, इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, सो दैट आपका टाइम सेव हो जाए। क्योंकि अगर मैं लाइव लूंगा तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स 2.5 आवर्स, एंड इसी चीज़ को मैं आपको 1 आवर, विद इन 1 आवर मैं आपको कंक्लूड करके दे दूंगा। करेक्ट है? तो टाइम बचाने के लिए, आपका जो क्रूशियल टाइम है उसको सेव करने के लिए गाइज मैं ये अमेंडमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट में अगर आपको वो प्रॉब्लम आ जाए, कोई पॉइंट में ऐसा लगे कि यार पॉइंट जमा नहीं है, तो थोड़ा सा आप बैक जाइए, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिवली कर सके। अभी अमेंडमेंट लेक्चर किस तरीके से रहेगा मैं आपको थोड़ा सा प्लान बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं अमेंडमेंट में पहले वो अमेंडमेंट कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली अमेंडमेंट है। देखो इस बार आपके 2 टाइप के अमेंडमेंट्स आए हुए हैं। एक जो अमेंडमेंट्स है ना, वो प्रोविजन में है, जो किसमें यारा, प्रोविजन में चेंजेस आए हुए हैं। करेक्ट है? और दूसरे जो अमेंडमेंट है वो किसमें चेंज आए हैं, पेनल्टी में चेंज आए हैं। तो पेनल्टी वाले अमेंडमेंट ऑब्वियस सी बात है, इट इज लेस इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? और जब प्रोविजन वाले अमेंडमेंट है वो हमारे लिए बिल्कुल 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 क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रोविजन वाले अमेंडमेंट है उसको हम कंप्लीट करेंगे, एंड देन उसके बाद में जो पेनल्टी वाले अमेंडमेंट है वो हम लोग देखेंगे। उसमें भी जो पहले इंपॉर्टेंट पेनल्टीज है, पहले जो इंपॉर्टेंट पेनल्टीज है जिसमें क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं करवाऊंगा। ठीक है? चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट शुरू करते हैं। अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं, आप एक बुक और पेन ले लीजिए आपके साथ में, कुछ चीजें मैं आपको हैंड रिटन प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, कुछ चीजें आप लिख लेना तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये चैप्टर नंबर 2 का अमेंडमेंट है, शेयर एंड शेयर कैपिटल चैप्टर का। कि क्या बोला गया है कि एक चीज होता है, एक वर्ड समझिए, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है चेकिंग करना। जैसे हुआ यूं, बात समझना अच्छे से, हुआ यूं दोस्तों कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कॉल किया। ठीक है? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको क्या किया, कॉल किया, आपने वो कॉल पिक नहीं किया। फिर जब बाद में आपकी बात हुई तो आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला, अरे मैंने तेरे को कॉल किया था। आपने बोला नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आया। तो उसने अपना फोन निकाला, ये देख यहाँ पे देख, यहाँ पे देख डायल में आपका नंबर है, ये देख आपके। फिर उसने बॉयफ्रेंड का फोन निकाला और बोले देख यहाँ मिस कॉल में भी तेरा मेरा मिस कॉल है। तो उसने मैच किया, रिकंसिलिएशन किया, उसने मैच किया कि जो मेरे में है वो तेरे में है या नहीं है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकंसिलिएशन। तो यारो पहला जो अमेंडमेंट है, फर्स्ट जो अमेंडमेंट है वो किसके लिए है, बोले एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी गवर्न बाय रूल 9A। और रूल 9A बोलता है कि अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन तुम्हारे शेयर्स डीमैट मोड में है। कंपनी अनलिस्टेड है बट तुम्हारे शेयर्स कौन से मोड में है, डीमैट मोड में है, तो वो उनके लिए रूल 9A एप्लीकेबल होता है। तो अनलिस्टेड कंपनी जिनके शेयर्स किस में है, डीमैट मोड में है। देखो एक बात समझ लो, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स तो डीमैट मोड में होते ही होते हैं, अनलिस्टेड कंपनी के भी शेयर्स कौन से मोड में हो सकते हैं, आपके डीमैट मोड में हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई वांदा नहीं है। तो उन कंपनी जिनके शेयर्स डीमैट मोड में है, उनको आपके अपने शेयर्स का रिकंसिलिएशन रिपोर्ट देना है। क्या देना है बेटा, रिकंसिलिएशन रिपोर्ट देना है। सर व्हाट डज इट मीन रिकंसिलिएशन रिपोर्ट? तो भैया जितना आपके बैलेंस शीट में कैपिटल दिखा रहा है, जितने बैलेंस शीट में आपके शेयर्स दिख रहे हैं, क्या उतने ही शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट मोड में, क्या सच में उतने ही शेयर्स डीमैट मोड में है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहां पे 1 लाख शेयर्स दिखा रहे हैं, 1 लाख शेयर है मेरे बैलेंस शीट में, कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, क्या उतने ही शेयर्स एक्चुअल में डीमैट में क्रेडिट होना चाहिए, लोगों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए? तो इसको दोनों को मैच करना, इसको हम बोलते हैं रिकंसिलिएशन रिपोर्ट। तो हर वो अनलिस्टेड कंपनी उनको एक रिपोर्ट देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा, रिकंसिलिएशन रिपोर्ट, जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, रिकंसिलिएशन रिपोर्ट बोलेंगे। तो बोला एवरी पब्लिक कंपनी ने क्या करना है, एक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट फाइल करना है, वो भी कितने दिन के अंदर, 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर। देखिए आराम से, तो सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट जो आपका है, दैट इज व्हाट बेटा, आपका शेयर एंड शेयर कैपिटल। शेयर एंड व्हाट बेटा, आपका शेयर कैपिटल का फर्स्ट अमेंडमेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल। अमेंडमेंट नंबर 1, सबसे पहले अमेंडमेंट किसके लिए है, तो एवरी अनलिस्टेड कंपनी, एवरी अनलिस्टेड कंपनी जो गवर्न अंडर रूल 9A, रूल 9A के लिए है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला इन्होंने, तो इन्होंने बोला है प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, रिकंसिलिएशन रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर व्हाट बेटा, आपका रिकंसिलिएशन रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करना है। करेक्ट है? रिकंसिलिएशन रिपोर्ट मतलब समझ रहे हो, रिकंसिलिएशन रिपोर्ट का मतलब समझ में आ रहा है कि भैया हमने क्या कर दिया कि रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल रिपोर्ट, शेयर
reconciliation of preparation of reconciliation of shares, reconciliation of share capital report, capital audit report, audit रिपोर्ट। करेक्ट है सर, ठीक है सर। सर बताइए कितने दिन के अंदर प्रिपेयर करना है? तो प्रिपेयर करना है विद इन, फाइल करना है, फाइल करना है, फाइल विद इन 60 days फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर, फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ व्हाट बेटा आपका ईच हाफ ईयर। तो आपको हर मतलब साल में 2 बार 60 days फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर, तो आधे साल में मतलब साल में 2 बार आपको ये रिपोर्ट फाइल करनी है टू आरओसी इन फॉर्म पास 6। फॉर्म कौन सा है बेटा? पास 6। पहली बात तो किसको एप्लीकेबल है? एवरी लिस्टेड कंपनी, गवर्न अंडर रूल 9। गवर्न अंडर रूल 9 मतलब जिन्होंने अपने शेयर्स कौन से मोड में इशू किए? डीमैट मोड में इशू किए। अनलिस्टेड कंपनी के लिए उन्होंने क्या प्रिपेयर करना है? रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट देना है। किसको देना है? आरओसी को। कितने दिन के अंदर यारा? 60 days के अंदर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, और इन फॉर्म नंबर कौन सा बेटा? आरओसी। इन फॉर्म नंबर पास 6। फोर्थ वन, ये रिपोर्ट ड्यूली सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये अमेंडमेंट में 4 पॉइंट है। ये अमेंडमेंट में कितने पॉइंट है यार? 4 पॉइंट है। फर्स्ट अमेंडमेंट हमने कंप्लीट कर दिया है कि दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल टू एवरी अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनको रूल 9A एप्लीकेबल है। रूल 9A मतलब जिन्होंने अपने शेयर्स डीमैट मोड में है, तो उनको एक रिकंसिलिएशन करना है कि जितना तुम्हारे बैलेंस शीट में कैपिटल दिख रहा है या शेयर्स दिख रहे हैं उतने ही शेयर्स डीमैट मोड में होने चाहिए। उसका एक रिकंसिलिएशन करेंगे, मैच करेंगे कि जो मुझे दिख रहा है वही डीमैट मोड में है, और वो रिपोर्ट हम आरओसी को फाइल करेंगे साल में 2 बार 60 days फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर। करेक्ट है। और ड्यूली द रिपोर्ट ड्यूली सर्टिफाइड बाय व्हाट बेटा? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एंड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, इसको पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको ये लिखवा के दिया हूं। पहला अमेंडमेंट हमारा क्लियर हो गया, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लेंगे तो बेटर होगा। चलिए, फर्स्ट अमेंडमेंट हम लोगों ने कर लिया बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड अमेंडमेंट में पेनल्टी है, हम बाद में देखेंगे। सेकंड अमेंडमेंट में पेनल्टी हम लोग बाद में देखेंगे बेटा। अच्छा हाँ, नहीं, सेकंड अमेंडमेंट में भी एक कंसेप्ट है, एकदम एक कंसेप्ट है। चलिए सेकंड अमेंडमेंट क्या है दोस्तों? अमेंडमेंट नंबर जो आपका सेकंड है, जो आपका कौन सा अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट नंबर जो सेकंड है वो है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट का। सेकंड अमेंडमेंट जो है वो आपका कौन सा है बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट का अमेंडमेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या है दोस्तों? अमेंडमेंट है। क्या बोला है प्राइवेट प्लेसमेंट? मुझे बताइए, प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए क्या चाहिए? एसआर चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। यस और नो? हाँ या ना बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए हमको एसआर पास करना पड़ता है। ठीक है, तो बस ओल्ड प्रोविजन ये थी, देखो ओल्ड लिख लीजिए। ओल्ड में क्या था? पास एसआर एवरी टाइम, हर बार आपको एसआर पास करना पड़ेगा जब जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ रहे हो। लेकिन न्यू में चेंजेस क्या आए हुए हैं? न्यू में चेंजेस ये आया हुआ है कि अगर प्राइवेट प्लेसमेंट क्यूआईबी को है, प्राइवेट प्लेसमेंट टू क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। मैंने बताया था आपको लेक्चर में, ये छोटे लोग हैं या बड़े लोग हैं या बहुत बड़े लोग हैं? बहुत बड़े लोग हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर है, जैसे बैंक हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, ये क्यूआईबी के डेफिनेशन में आते हैं। तो अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट क्यूआईबी को कर रहे हो तो आपको एक ही बार एसआर पास करना है, वंस इन अ ईयर। क्या बोला है? वंस इन अ ईयर, साल में एक ही बार आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, मतलब एसआर पास करना है। उसके बाद में आपको एसआर पास करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब पहले क्या होता था, अगर मुझे फर्स्ट प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो एसआर पास कर, सेकंड उसी साल अगर सेकंड करना है तो एसआर कर, थर्ड बार करना है एसआर कर। अरे आरओसी परेशान होगी बेटा, एक काम कर, एक ही बार में अप्रूवल ले ले, एक ही बार एसआर पास कर ले, ब्लैंकेट अप्रूवल जिसको बोलते हैं। है ना, बचपन में क्या होता था, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो एक बड़ा ब्लैंकेट, उसके अंदर हम सब आ जाते थे। यस और नो? बड़ा ब्लैंकेट, उसके अंदर सब आ जाते थे। आज भी होता होगा, डोंट टेक अदरवाइज। ठीक है, चलिए। सो क्या बोला है आपको यहाँ पे? प्राइवेट प्लेसमेंट टू क्यूआईबी, तो आपको एसआर पास करना है वंस इन अ ईयर। अगर आप 4 बार प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हो क्यूआईबी को लेके, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर मतलब ये नेचुरल पर्सन नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अगर आप 4 टाइम्स अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हो तो एक ही बार अप्रूवल है ना, एक बार एसआर पास करो साल भर, उसके बाद में अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द सेकंड अमेंडमेंट, दिस इज द व्हाट बेटा आपका सेकंड अमेंडमेंट। थर्ड अमेंडमेंट जो है वो आपके पेनल्टी का है भाई साहब। थर्ड अमेंडमेंट जो है वो भाई साहब आपके किसका? अगेन पेनल्टी का है। ठीक है ना, प्रोस्पेक्टस की पेनल्टी है।
थर्ड वाला अमेंडमेंट जो है प्रोस्पेक्टस की पेनल्टी है, हम एंड में देखेंगे। फिफ्थ वाला अमेंडमेंट भी जो है वो आपके पेनल्टी का है, मतलब फिफ्थ वाला अमेंडमेंट भी आपका किसका दिया हुआ है, यहाँ पे पेनल्टी का दिया हुआ है। सिक्स्थ वाला अमेंडमेंट भी जो दिया हुआ है वो बेसिकली आपका किसका दिया हुआ है, पेनल्टी का दिया हुआ है। सेवेंथ वाला अमेंडमेंट भी आपका पेनल्टी वाला है, ठीक है। अच्छा, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर, क्या बोला गया दोस्तों, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर, यहां पे भी आपका क्या दिया है, पेनल्टी का ही दिया हुआ है। चलो मैं डायरेक्टली आगे आ जाऊं क्या, मैं डायरेक्टली आगे आ जाऊंगा बेटा, ये सब पेनल्टी है तो इस पेनल्टी को अपन स्किप कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं डेट कैपिटल। चलिए ये अमेंडमेंट तो ऑब्वियसली हम लोगों ने कवर कर भी लिया है देखा जाए तो। एक मिनट रुकना, हाँ जी चलिए, वीडियो अटक गया था आई थिंक सो, अब ठीक है, नाउ इट इज परफेक्ट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सो फोर्थ वाला अमेंडमेंट जो है दैट इज व्हाट बेटा आपका डेट कैपिटल वाला। ये अमेंडमेंट इतना छोटा सा अमेंडमेंट, इतना छोटा सा एकदम एकदम फिद्दू सा अमेंडमेंट है। क्या बोला है, क्या बोला है, सुनना अच्छे से, क्या हमने स्टार्टअप कंपनी के बारे में पढ़ा है। स्टार्टअप कंपनी जो है वो अनलिमिटेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम मेंबर, अनलिमिटेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम व्हाट मेंबर। स्टार्टअप कंपनी, अगर आपको याद आ रहा है मैंने लेक्चर में बताया था, 235% की कंपनी है, 200% और 2 अनलिमिटेड, तो स्टार्टअप कंपनी 100% जितना, 100% बोल रहा हूं, स्टार्टअप कंपनी अनलिमिटेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर से फॉर फर्स्ट 5 इयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, फॉर फर्स्ट 5 ईयर, मतलब पहले 5 सालों में इनको डिपॉजिट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे जितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। और अमेंडमेंट इतना छोटा सा है, ये 5 को कर दिया इन्होंने कट, और 5 की जगह लिख दिया कितना, 10 इयर्स, खत्म। तो जो स्टार्टअप कंपनी है ये आई थिंक हर जगह अमेंडमेंट है, आई थिंक हर जगह अमेंडमेंट है, तो 5 इयर्स का कट करके कितना कर दिया दोस्तों, 10 इयर्स कर दिया है। 5 की जगह कितना कर दिया दोस्तों, 10 इयर्स कर दिया है। तो आपका जितना भी डिपॉजिट है जो स्टार्टअप कंपनी है फर्स्ट 10 इयर्स तक अनलिमिटेड कर सकती है। 5 की जगह कितना कर दिया बेटा, 10 कर दिया है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, देखिए क्या बोला गया है, मैक्सिमम लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप फॉर 10 इयर्स, अर्लियर इट वाज 5 इयर्स, अर्लियर इट वाज 5 इयर्स। तो 3 जो कंसेप्चुअल अमेंडमेंट हमने पहले कर लिया है। पहला अमेंडमेंट कौन सा था, एक बार बताइए जल्दी से, शेयर एंड शेयर कैपिटल का अमेंडमेंट था कि आपको एक क्या बनाना, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर ऑडिट रिपोर्ट बनानी है ना। कब बनाना है बेटा, किसको फाइल करना, आरओसी को फाइल करना, कितने दिन के अंदर, 60 डेज फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ ईच हाफ ईयर के 60 दिन के अंदर अंदर, मतलब साल में 2 बार। सर्टिफाइड फ्रॉम व्हाट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफाई करता है। फॉर्म नंबर कौन सा था, पास 6। सेकंड अमेंडमेंट क्या था बेटा, सेकंड अमेंडमेंट आपका एक सिंपल सा था कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो और वो भी क्यूआईबी को कर रहे हो, तो आप एक एसआर पास करो और साल भर तक आप चाहे जितने क्यूआईबी को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, चाहे जितने क्यूआईबी को आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। थर्ड अमेंडमेंट तो इतना छोटा सा, इतना छोटा सा, क्या बोलो, इतना छोटा सा है। क्या था थर्ड अमेंडमेंट, कि बाबू सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है कि भैया जो 5 साल का लिमिट था उसको 10 साल कर दिया, 5 साल का जो लिमिट था उसको क्या कर दिया बेटा, 10 साल कर दिया है। चलिए, चार्ज में भी पेनल्टी है, हाँ, CSR वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, CSR वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। एक तो पहला वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक ये CSR वाला तो मुझे ऐसा लग रहा है, गट फीलिंग है कि इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बन ही सकता है इससे क्वेश्चन CSR का। एक्चुअली 2 अमेंडमेंट है CSR में, एक तो CSR का स्कोप बढ़ा दिया है, CSR का क्या इंक्रीज कर दिया है, स्कोप। आई थिंक दोनों में ही स्कोप इंक्रीज कर दिया है, दोनों में ही क्या स्कोप कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। सर क्या ऐड कर दिया, देखना सुनना अच्छे से, हमने क्या ऐड कर दिया, देखो हमने बोला है, ये देखिए, ओके, अब आपने क्या क्या ऐड कर दिया देखना, CSR में क्या क्या ऐड कर दिया। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू इनक्यूबेटर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनी एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या बोला है कि कोई ऐसे इंक्यूबेटर्स होते हैं, इंक्यूबेटर मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट करते हैं, जो किसमें है, रिसर्च एंड डेवलप प्रोजेक्ट में है। ऐसे इंक्यूबेटर्स जो किसमें है, इंक्यूबेटर मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, इंक्यूबेटर मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। क्या रिसर्च कर रहे हैं, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, मेडिसिन का रिसर्च कर रहे हैं, जिनको फंड किसने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिया है या स्टेट गवर्नमेंट ने फंड दिया है। फंड किसने दिया है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने, या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च कर रहे हैं, जिनको पैसा फंड कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट ही उसको फंडिंग कर रही है। अगर आप वहां पे पैसा देते हो तो उसको CSR माना जाएगा, उसको CSR माना जाएगा।
उसको सीएसआर माना जाएगा। करेक्ट है। दूसरा पॉइंट क्या ऐड कर दिया है इसमें, ये पहले था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन इसका स्कोप थोड़ा बढ़ा दिया है, इसका स्कोप थोड़ा बढ़ा दिया है। तो कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, ये पहले भी था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज, ये भी पहले से था। नेशनल लेबोरेटरीज एंड ऑटोनॉमस बॉडीज स्टैब्लिश अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी पहले से था। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब कुछ डिपार्टमेंट उन्होंने ऐड कर दिया, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। अगर आप गवर्नमेंट के फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में अगर पैसा डालते हो ना, उसको हम सीएसआर मानेंगे मित्रों। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरलपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सुना होगा आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में अगर पैसा डालते हो तो उसको भी हम सीएसआर मानेंगे, उसको भी हम सीएसआर मानेंगे। अब एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर बॉडीज नेमली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर, भारत बायो जो कोवैक्सीन बनी हुई है हमारी, हाँ है ना, तो आईसीएमआर ने बनके भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलके बनाया हुआ है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेज इन कंडक्टिंग रिसर्च इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। करेक्ट है। तो इनमें अगर आप पैसा डालते हो तो स्कोप बढ़ा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऐड कर दिया है, ठीक है, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड व्हाट बेटा आपका ये, करेक्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल ऐड कर दिया है, आईसीडीआर, आईसीएमआर है ना, एग्रीकल्चर रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, उसके बाद में आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, इन सब में अगर आप पैसा डालते हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इसको भी हम लोग सीएसआर मानेंगे। तो ये एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज इसके नाम आपको क्या करना है, लर्न करना है। तो सीएसआर का स्कोप यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सीएसआर का स्कोप यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। ठीक है। एक और चेंजेस आया हुआ है, एक और चेंजेस आया है। मेरे को एक बात बताओ, मेरा लेट से रिलायंस कंपनी है, मैं लेट से किसमें, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, या फिर लेट से मैं टीसीएस हूं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर बनाता हूं। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो मैंने खर्चा किया है, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो मैंने खर्चा किया है, क्या उसको हम सीएसआर मानते हैं? क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने जो खर्चा किया है, क्या उसको हम सीएसआर मानते हैं क्या यारो? आंसर इज नो, आंसर इज नो। लेकिन कोविड के चलते हुए हमने क्या कहा कि कोई ऐसी कंपनी है जो वैक्सीन बना रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है। अरे बाबा, वैक्सीन बनाने के लिए कितने करोड़ खर्चा करेगी वो, और बाद में मालूम पड़ा वैक्सीन का अप्रूवल नहीं मिला, उनके करोड़ों रुपए डूब गए। तो एटलीस्ट उनको सपोर्ट करने के लिए कि चलो ठीक है, अगर तुम ये करोगे ना तो तुम्हारे इस खर्चे को हम सीएसआर मानेंगे। ये तुम्हारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, हर किसी के लिए नहीं, हर किसी के लिए नहीं। नहीं तो कल यूनिक अकेडमी बोलेगी हम पढ़ाते हैं, इसको हम सीएसआर में, पढ़ाने के लिए जो भी खर्चा हो उसको हम सीएसआर मानेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। सीएसआर सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनीज के लिए, ऐसी कंपनीज देखना, A company engage in research and development activities of new vaccine। अब वैक्सीन कोविड का है ये नहीं बोला है, वैक्सीन कोविड का है ये नहीं बोला है, मतलब कोई भी वैक्सीन डेवलपमेंट में आप कर रहे हो, ड्रग्स में काम कर रहे हो, मेडिकल डिवाइसेस बना रहे हो आप, ठीक है, वेंटिलेटर बना रहे हो, मास्क वगैरह बना रहे हो, मेडिकल डिवाइसेस बना रहे हो, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ न्यू वैक्सीन, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड टू कोविड-19 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22 एंड 22-23 सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट। क्या बोला है, मतलब ऐसी कंपनी जो वैक्सीन डेवलप कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, या मेडिकल के रिलेटेड जो आपके इक्विपमेंट्स है वो बना रही है, तो अगर वो जो भी खर्चा करेगी 3 साल में, 2021, 21, 22 एंड 22, 23, इसको हम सीएसआर मानेंगे। ये उनको एक सपोर्ट दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, मतलब भारत की सरकार ने, एमसीए ने उसको सपोर्ट दिया है। क्योंकि देखो वैक्सीन, लॉजिक समझो, वैक्सीन बनाने के लिए करोड़ों खर्च, 200 करोड़ 500 करोड़ खर्च होता है, और बाद में अगर अप्रूवल नहीं मिला तो वो गया पानी में। तो एटलीस्ट उस खर्चों को हम क्या मानेंगे, सीएसआर मान लेंगे। तो आपको अलग से सीएसआर करने की आवश्यकता नहीं है। तो करिए, रिसर्च करिए, आप खर्चा करिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप खर्चा कर रहे हो, आपका बिजनेस है उसमें आप खर्चा कर रहे हो, तो भी हम सीएसआर मानेंगे। लेकिन ये किस में होना चाहिए बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज है ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ न्यू वैक्सीन, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड टू कोविड-19 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22 एंड 22-23 सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट such research and development activities shall be carried out in collaboration with any of the institute or organization mentioned in clause item 9 of schedule 7 of companies act। आइटम देखो यहाँ पे दिया है क्या, ये देखो, ये आइटम 9 दिख रहा है क्या आपको,
ये देखो ये इनके साथ मिलके बना रहे हो, मतलब ICMR वगैरह के साथ, गवर्नमेंट ये जो चीजें हैं उनके साथ मिलके बना रहे हो आप। डिटेल ऑफ सच एक्टिविटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ CSR इंक्लूडिंग इन बोर्ड रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR इंक्लूडिंग बोर्ड रिपोर्ट के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर इनको इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, आपको डिस्क्लोज करनी है। करेक्ट है। तो ये जो शेड्यूल 9 जो हम देख रहे हैं, ये देखो ये वाला शेड्यूल 9, तो इन लोगों के साथ अगर मिलके आप, इन लोगों के साथ, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ मिलके अगर आप रिसर्च एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हो तो ही आपको CSR माना जाएगा। तो ये आपको क्या करेगा, आपको हम खर्चे को CSR मानेंगे। तो CSR के 2 अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहला, स्कोप बढ़ा दिया CSR का, मतलब दोनों में स्कोप बढ़ाया है, एक में कुछ नाम और ऐड कर दिया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऐड कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सब कुछ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। दूसरा अमेंडमेंट क्या लाया गया है कि भैया आप अगर रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हो, वैक्सीन बनाने में, मेडिकल रिसर्च कर रहे हो, ड्रग्स बनाने के लिए, ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए, तो 3 साल तक 2021, 2021, 21, 22, 23, ये 3 साल तक जो भी आप खर्चा करोगे उसको हम CSR मानेंगे। लेकिन कब, जब आपने किसके साथ मिलके किया है, ये किसके साथ मिलके किया है, ये बताइए। आपने जो ऊपर के ये इंस्टीट्यूट है, ये जो इंस्टीट्यूट है इनके साथ मिलके किया है, तो एंड आपने बोर्ड रिपोर्ट में उसको क्या किया, डिस्क्लोज किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो CSR एक्टिविटीज हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। यहाँ पे वैक्सीन डेवलपमेंट वाली कंपनी जो है बढ़ा दी हमने। चलिए, अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर, अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड अवार्ड, बेटा आपका ऑडिटर, इसमें भी ये पेनल्टी की बात करी है, यहाँ पे भी सिर्फ पेनल्टी की बात हुई है बेटा। नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखोगे ना, ओल्ड पिनल प्रोविजन, न्यू पिनल प्रोविजन, तो मैक्सिमम पेनल्टी में चेंजेस है इस बार। अमेंडमेंट कोई खास है ही नहीं, और रीजन बहुत सिंपल है, अरे हमारी गवर्नमेंट कोविड को मैनेज करने में लगी हुई है, कहाँ तुम्हारे लिए अमेंडमेंट लाएगी यार, कहाँ तुम्हारे लिए अमेंडमेंट लाएगी, ठीक है ना। हाँ चलिए, नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है दैट इज व्हाट बेटा, आपका ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। करेक्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। अब आपने ये सुना होगा एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है हमको, क्या देना पड़ता है हमको, एनुअल रिटर्न देना पड़ता है। यस और नो, आपने सुना होगा हमें क्या देना पड़ता है, एनुअल रिटर्न देना पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने CSR एज इट इज, अमेंडमेंट पूरा का पूरा लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, एज इट इज लिखना पड़ेगा, एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो आप पीछे जाइए, उसको पॉज कर लीजिएगा, एज इट इज लिखना पड़ेगा। जहां समरी बनती है उसको मैं कंसाइज कराऊंगा, जहां समरी नहीं बनती है उसको आपको एज इट इज रिकॉर्ड करना है। बहुत बढ़िया। सो क्या पिनल प्रोविजन है, देखना दोस्तों, क्या प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ पे, पिनल प्रोविजन बोला, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर में क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पे क्या बोला गया, अमेंडमेंट ये आया गया कि जो आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न जो आप बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करते हो, आपका जो बोर्ड रिपोर्ट होता है ना, बोर्ड रिपोर्ट होता है, उसके साथ आप क्या अटैच करते हो, एनुअल रिटर्न अटैच करते हो, वो भी कौन से फॉर्म में, MGT 9 में। करेक्ट है, ये ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब बोला ना मत करो, अटैच मत करो, एक काम करो, उसमें सिर्फ वेब का लिंक दे दो, वो लिंक दे दो, ताकि उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्टली हम कहां पहुंच जाएंगे, वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, और वेबसाइट पे एनुअल रिटर्न क्या कर दो, अपलोड कर दो, लिंक दे दो सिर्फ। सो बट इन केस द वेब लिंक ऑफ सच, वेब लिंक मतलब वेबसाइट का लिंक, हैज बीन डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 92(3). तो अमेंडमेंट क्या आया है, अमेंडमेंट क्या है दोस्तों, तो एवरी कंपनी शैल प्लेस अ कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट के कॉपी पे अपने, मतलब वेबसाइट पे आपका एनुअल रिटर्न होना चाहिए, और आपको वेब लिंक क्या करना है, डिस्क्लोज करना है इन द बोर्ड रिपोर्ट। तो ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट बेटा, आपका ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, चैप्टर नंबर 9, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। अमेंडमेंट क्या है, नो नीड टू अटैच क्या बेटा, एनुअल रिटर्न, सॉरी एनुअल रिटर्न विथ बोर्ड रिपोर्ट, provide web link of annual return. प्रोवाइड व्हाट बेटा, आपका एनुअल वेब लिंक दे दो एनुअल रिटर्न का, एंड अपलोड ऑन द वेबसाइट। कहां पे अपलोड कर दो, वेबसाइट पे अपलोड कर दो।
सो नो नीड टू अटैच एनुअल रिटर्न विद बोर्ड रिपोर्ट एंड प्रोवाइड वेब लिंक ऑफ एनुअल, वेबसाइट का लिंक दे दीजिए आप और उसको आप वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। दिस इज द अगेन नेक्स्ट अमेंडमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। एमसीक्यू बोल रहा हूँ, आपके केस स्टडी में आ सकता है, केस स्टडी में पूछा जा सकता है। करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका हो गया ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर वाला अमेंडमेंट। इसमें भी पिनल प्रोविजन में ही चेंजेस है और कुछ चेंजेस के अंदर नहीं है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, चैप्टर नंबर 12 कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन का अमेंडमेंट। सबसे पहले तो एक डेफिनेशन उन्होंने ऐड कर दी, कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो सकता है, बोनस हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, राइट इशू आ सकता है। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब कंपनी ने कोई एक्शन लिया है, कंपनी ने कोई एक्शन लिया है। तो कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब क्या हो गया? देखिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, all the benefit occurring on such shares, namely bonus shares, split, consolidation, fraction shares and right issue of the acquirer। मतलब उस शेयर्स के रिलेटेड जो भी कंपनी ने एक्शंस लिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट एक्शन। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्पोरेट एक्शन। अब बहुत भारी अमेंडमेंट है इसके अंदर ना, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, एक इकलौता अमेंडमेंट है जो बड़ा अमेंडमेंट है, बाकी सब छुट्टू, ये तो फिद्दू से अमेंडमेंट है, फिद्दू से अमेंडमेंट है, ज्यादा कोई अमेंडमेंट था भी नहीं बेटा। तो यहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, एंड मुझे ऐसा लग रहा है एक तो सीएसआर और दूसरा ये, जिससे पूछा जा सकता है। वैसे अमेंडमेंट हमको छोड़ना है ही नहीं यार, इसलिए तो इतना कंसाइज करके दे रहा हूं आपको, इसलिए तो इतना कंसाइज करके दे रहा हूं आपको, अमेंडमेंट छोड़ना ही नहीं है। बट जस्ट इन केस मैं उसमें भी इंपॉर्टेंट बताऊं तो सीएसआर का अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, परचेस ऑफ माइनॉरिटी शेयर हेल्ड इन डिमेंट फॉर्म। अच्छा यार, हमने देखा था मर्जर एंड अमलगमेशन, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, और वो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर कितना है? 10% से कम है। कितने शेयर होल्डर है बेटा? 10% से कम है। यस और नो? जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, अब मुझे बताइए, मैंने कोई कंपनी खरीद ली है, उसमें जो डिसेंटेड शेयर होल्डर है, जिन्होंने अप्रूवल नहीं दिया, बोले नहीं नहीं मेरे को वो शेयर्स नहीं बेचना, मेरे को वो शेयर्स नहीं बेचना, और वो आज लेस देन 10% है। कितने हैं? लेस देन 10% है। अब मुझे बताइए, वो 10% भी लोग नहीं है, वो 10% भी लोग नहीं है, अब वो क्या ही करेंगे? मुझे बताइए, क्या कंपनी में वो एक डमी पीस जैसे हो गए? क्यों डमी पीस? क्यों ना? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए मुझे उनकी अप्रूवल की जरूरत है ना? उन्होंने मना भी कर दिया, अरे भाई मैंने कंपनी अक्वायर कर ली है, 90% शेयर होल्ड करता हूं मैं, तो बाकी जो बचे ना उसको बोलते हैं माइनॉरिटी और डिसेंटिंग शेयर होल्डर। माइनॉरिटी और डिसेंडिंग शेयर होल्डर, एकदम एकदम आराम से एक चीज बताता हूं। मैंने बोला भाई जो जो व्यक्ति मेरे टीम में है ना, वो मेरी टीम में आ जाए। यार 90% लोग मेरे टीम में आ गए, बचे हुए 10% तुम क्या ही उखाड़ लोगे? बताओ, क्या ही उखाड़ लोगे तुम? बताओ, कुछ उखाड़ सकते हो तुम? कुछ उखाड़ नहीं सकते, कुछ उखाड़ नहीं सकते तुम। तो तुमको क्या दिया है कि एक कंपल्सरी यहां पे जो अक्वायरर है, मतलब जो कंपनी अक्वायर कर रहा है, वो उन लोगों से जिनके शेयर्स डीमैट मोड में है, देखो फिजिकल का अलग से दिया हुआ था, जिनके शेयर्स डीमैट मोड में है उनको शेयर्स हम किस तरीके से अक्वायर करेंगे उसका प्रोसीजर दे दिया है। पहले तो लॉजिक समझिए, हम उससे शेयर्स छीन नहीं रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं भाई। एक्सपल्शन नहीं है, प्लीज समझ लेना, ये एक्सपल्शन नहीं है, एक्सपल्शन ऑफ मेंबर इज नॉट अलाउड। ये एक्सपल्शन नहीं है, हम उनसे शेयर्स ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं बदले में, क्योंकि ये क्या हुआ है? कंपनी का मर्जर एंड अमलगमेशन हुआ है। कंपनी का क्या हुआ है दोस्तों? मर्जर एंड अमलगमेशन हुआ है। कंपनी हम खरीद लिए हैं बेटा, अक्वायर कर लिए हम। अब हमने जब 90% शेयर्स अक्वायर कर लिए तो तुम क्या ही करोगे? तुम्हारे पास तो 10% भी शेयर्स नहीं है, तुम क्या ही करोगे? क्या तुम्हारे लिए मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत है? मतलब मुझे कोई काम करना है तो तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत है मुझे? अरे मैं एसआर पास खुद कर सकता हूं, मैं ओआर पास खुद कर सकता हूं, तुमसे कुछ नहीं होगा, ठन ठन गोपाल हो गए तुम। तो बेहतर है, सही रहेगा, आप अपने शेयर्स बेच दो, वरना हम कंपल्सरी अक्वायर करेंगे आपके शेयर्स को। अरे यार प्रोविजन पढ़ा था हमने, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ डिसेंटेड शेयर होल्डर, है ना? डिसेंटिंग शेयर होल्डर का 1 महीने 1 साल के अंदर अंदर आप शेयर्स उसके खरीद सकते हो, 1 साल के अंदर। लेकिन ये प्रोसीजर जो उन्होंने ऐड किया ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे कोई केस स्टडी नहीं आता है। अगर 5-6 लाइन का क्वेश्चन दिया ना तो एंड में यही बोलेगा प्रोसेस बता दीजिए, तो इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रोसेस है ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या बोला देख दो दोस्तों, कंसंट्रेट करना। पहले तो अक्वायरर मतलब जो बंदा कंपनी खरीद रहा है उसको क्या बोलते हैं मुन्ना? अक्वायरर। तो देखना पहला प्रोसीजर, द कंपनी शैल विद इन 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट इक्वल टू प्राइस ऑफ शेयर्स टू बी अक्वायर्ड बाय द अक्वायरर। यार देखो, मैं अक्वायरर हूं तो मैंने ऑब्वियस सी बात है पैसा किसको दे दिया? मैंने कंपनी को पैसा दे दिया। मैंने पैसे किसको दे दिए? मैंने कंपनी को दे दिया कि भैया ये जो है ना, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, उनके शेयर्स मुझे खरीदना है। ये लो पैसा लो, ये लो पैसा लो, पैसा लो, मेरे को वो शेयर्स खरीदने, कंपल्सरी मेरे को शेयर खरीदने है ना? कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है आपका। क्या हो जाता है बेटा? कंपल्सरी एक्विजिशन हो सकता है। सर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे बेटा सुनो ना, उनसे कुछ होना ही नहीं है, माइनॉरिटी 10% भी नहीं है वो लोग यार, उनसे कुछ होना ही नहीं है, इसलिए हम टेक ओवर कर रहे हैं यार, हम खरीद रहे हैं उस कंपनी को।
हम टेक ओवर कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं उस कंपनी को, हम अक्वायर कर रहे हैं। तो अक्वायरर जो बचे हुए लोग हैं, आपको किसके पॉइंट सोचना, जो बचे हुए लोग हैं उनके पॉइंट सोचना, उनको मैं एक ऑफर दूंगा, मैं कंपनी को पैसा दे दूंगा। पहले तो समझ लो 10 शेयर्स हैं और एक शेयर का प्राइस है 1,000 रुपए, तो मैं कंपनी को कितना पैसा दे दूंगा, 10,000 रुपए, 10,000 आई विल पे टू दी कंपनी। और कंपनी क्या करेगी, जैसे ही उसको पैसा मिला उसके 2 वीक के अंदर अंदर, विद इन व्हाट बेटा, 2 वीक के अंदर अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर, जैसे ही पैसा मिला मुझे, कंपनी को पैसा मिला, उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर कंपनी उनको नोटिस देगी। अमाउंट इक्वल टू प्राइस ऑफ द, सॉरी, द कंपनी वेरीफाई द डिटेल ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, सॉरी नोटिस नहीं, डिटेल वेरीफाई करेगी। डिटेल वेरीफाई करेगी मतलब समझ रहे हो क्या, डिटेल वेरीफाई करेगी मतलब समझ रहे हो क्या करेगी, डिटेल वेरीफाई करेगी मतलब समझ रहे हो क्या करेगी, कि भैया हम इनसे शेयर्स खरीद रहे हैं, तो कंपनी एक बार वेरीफाई करेगी कि इनके डिमैट अकाउंट में शेयर्स है, क्या यही लोग हैं, तो वेरीफाई करेगी 2 हफ्ते के अंदर। आफ्टर वेरिफिकेशन कंपनी शैल सेंड नोटिस टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर बाय रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, which shall not be earlier than 1 month from the date of sending of notice about a cutoff or which the shares of minority shareholder shall be debited। Okay, अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसको लिख लेना बाद में। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अक्वायरर क्या करेगा, अक्वायरर करेगा डिपॉजिट। अक्वायरर क्या करेगा मित्रों बोलिए, अक्वायरर क्या करेगा, अक्वायरर करेगा डिपॉजिट। अक्वायरर क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, किसके पास, कंपनी के पास पैसा डिपॉजिट करेगा। जैसे ही डिपॉजिट हुआ कंपनी उसको वेरीफाई करेगी, कंपनी उसको क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। करेक्ट, यहां तक बात सुनो, कंपनी क्या करेगी, उसको वेरीफाई करेगी विद इन 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स उसको वेरीफाई करेगी। कर लिया हमने वेरीफाई, बताओ सर कर लिया हमने वेरीफाई, अब बताओ। वेरीफाई करने के बाद कंपनी नोटिस देगी उन माइनॉरिटी शेयर होल्डर को या उन डिसेंटेड शेयर होल्डर को, नोटिस देगी किसको, डिसेंटेड शेयर होल्डर को, कि तुमने मना किया ना। और उस नोटिस के अंदर आपको कट ऑफ डेट दिया जाएगा। कट ऑफ डेट मतलब भाई इस दिन के, और कट ऑफ डेट एटलीस्ट 30 दिन बाद की होनी चाहिए, मिनिमम 30 दिन दिए जाएंगे। अरे वो, अरे सरदार किसी को मारने के पहले पूछता था, अरे ओ सांभा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, एक टाइम दिया जाता है। यहां पे भी कंपनी ने उन डिसेंडिंग शेयर होल्डर को टाइम दिया 1 महीने का, कट ऑफ डेट एटलीस्ट 1 महीने बाद होगा, कि या तो तुम खुद शेयर्स बेच दो अपनी मर्जी से, खुद की खुशी से, खुद खुशी नहीं, खुद की खुशी से तुम शेयर्स बेच दो, वरना अगर तुम नहीं बेचोगे तो इस कट ऑफ डेट में ऑटोमेटिक तुम्हारे अकाउंट में से शेयर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। सर उसके अकाउंट का एक्सेस तुम्हारे पास कैसे आया, अरे बेटा सारे शेयर्स किसके पास होते हैं बेटा, डिपॉजिटरी के पास है ना। एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, 2 ही डिपॉजिटरी है जो शेयर्स को डीमैट मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखती है, तो वो आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली डेबिट कर देगी। तो हम एक कट ऑफ डेट करते हैं, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, मतलब प्यार से मेरे को दे दे, प्यार से मेरे को शेयर्स दे दे 1 मंथ के अंदर। अगर तूने प्यार से नहीं दिया तो भाई साहब दबंगई दिखा के हम शेयर्स ले लेंगे। थोड़ा आवाज मेरा डल आ रहा होगा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना। और दूसरा ये भी रीजन है लाइव ना लेने का, क्योंकि इतनी एनर्जी है नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गिव यू फुल एकदम इन डेप्थ बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो थर्ड पॉइंट क्या है, कंपनी नोटिस देगी डिसेंटेड शेयर होल्डर, जो लोगों ने मना की है स्कीम को, 10% से कम लोग है वो, क्योंकि 90% ऑलरेडी मेरे पास है, 90% ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने खरीद लिए 90%, 10% ही शेयर्स है वो या उससे भी कम है, तो उनको कंपनी क्या भेजेगी, एक नोटिस भेजेगी, कट ऑफ डेट की नोटिस भेजेगी, कि इसके पहले खुद से शेयर्स बेच दे बाबा। अगर खुद से नहीं बेचेगा तो हम तेरे शेयर्स डेबिट कर देंगे, हम तेरे शेयर्स क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। दिस इज थर्ड पॉइंट। तो देखिए, अ कॉपी ऑफ नोटिस सर्व टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर शैल आल्सो बी पब्लिश इन 2 वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इसी नोटिस को, फोर्थ पॉइंट क्या है, इसी नोटिस को फिर बाद में ये प्रोसेस लिख लेना एकदम प्यारे तरीके से, एकदम प्यारा तरीके का। कट ऑफ डेट नॉट अर्लियर देन 30 डेज, मतलब एटलीस्ट 30 दिन का मौका तो दो यार उनको। पॉइंट नंबर 4, कंपनी क्या करेगी, उसको पब्लिश करेगी इन 2 न्यूज़पेपर, पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर, करेक्ट है। 2 न्यूज़पेपर के अंदर इसको क्या कर देगी, एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिश कर देगी। सो देखिए नेक्स्ट वन क्या बोला गया है, कंपनी शैल इन्फॉर्म दी कॉपी ऑफ नोटिस सर्व टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर आल्सो पब्लिश टू 2 न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज,
हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है भैया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? क्या बोला गया है? सो देखो हमने क्या स्टेज देख ली। सबसे पहले यार अक्वायरर, हम लोग क्या करेंगे, अक्वायरर जो है वो डिपॉजिट करेगा पैसा विद द कंपनी, कंपनी उसको वेरीफाई करेगी विद इन 2 वीक्स, देन कंपनी नोटिस देगी डिसेंटिंग शेयर होल्डर को, जिसको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा उसको कि भैया अगर शेयर बेचना है तो बेच दो वॉलंटरी खुद से, अदरवाइज हम तुम्हारे शेयर्स डेबिट कर देंगे। ठीक है, कंपनी उसी चीज को पब्लिश करेगी इन द व्हाट बेटा, न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से उसको बताया जाएगा। करेक्ट है? अब एडवर्टीजमेंट जब भी सुनना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, मतलब क्या करना है दोस्तों, आराम से कॉन्सेंट्रेट करना। द कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी, इसके बाद कंपनी डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगी आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ नोटिस रिगार्डिंग द कट ऑफ डेट एंड सबमिट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। डिपॉजिटरी, सुनना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, डिपॉजिटरी को क्या इन्फॉर्म करेगी सबसे पहले। अब फोर्थ स्टेज जो आ गई यहाँ पे, फिफ्थ स्टेज जो आ गई, अब कंपनी किसको इन्फॉर्म कर देगी? डिपॉजिटरी, क्योंकि सारे के सारे डीमैट के शेयर्स किसके पास पड़े हुए हैं? डिपॉजिटरी के पास पड़े हुए हैं। इन्फॉर्म करेगी क्या भैया? इन्फॉर्म करेगी किसको? डिपॉजिटरी को। प्लस इन्फॉर्म के साथ क्या देगी? एक डिक्लेरेशन देगी। क्या डिक्लेरेशन देगी? डिपॉजिटरी को क्या गाइडेंस देगी? डिपॉजिटरी को क्या बताएगी? तो सबसे पहले बताएगी डिपॉजिटरी को, भैया कॉर्पोरेट एक्शन इज बीइंग अफेक्टेड इन परस्यूएंट ऑफ प्रोविजन 236 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कि जो भी कॉर्पोरेट एक्शन आएगा इज बीइंग अफेक्टेड, वो अफेक्ट होगा। वो अफेक्ट होगा, क्यों अफेक्ट होगा? क्योंकि अगर हमने उससे शेयर्स ही छीन लिए, या शेयर्स छीन लिए मतलब शेयर्स खरीद लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कॉर्पोरेट एक्शन अफेक्ट होने वाला है। अच्छा, द माइनॉरिटी शेयर होल्डर हुज शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म हैव बीन इन्फॉर्म अबाउट द कॉर्पोरेट एक्शन, है ना, हमने माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बता दिया है। देखो सबसे पहले कॉर्पोरेट एक्शन आएगा तो वो अफेक्ट करेगा। दूसरा, हमने माइनॉरिटी शेयर होल्डर को बता दिया अबाउट द कॉर्पोरेट एक्शन। थर्ड वन, माइनॉरिटी शेयर होल्डर शैल पेड बाय द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन, जैसे ही कॉर्पोरेट एक्शन होगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर को पे कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी डिस्प्यूट और कंप्लेंट आती है कॉर्पोरेट एक्शन के रिलेटेड, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, ना कि डिपॉजिटरी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम डिपॉजिटरी को बोल रहे हैं, हम किसको बोल रहे हैं? डिपॉजिटरी को बोल रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं डिपॉजिटरी को? बेटा समझ रहे हो, हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं डिपॉजिटरी को। क्या डिक्लेरेशन देंगे? तो सबसे पहले डिक्लेरेशन देंगे कि कॉर्पोरेट एक्शन इज बीइंग अफेक्टेड इन परस्यूएंस टू प्रोविजन ऑफ 236, कि कॉर्पोरेट एक्शन इससे अफेक्ट होगा। दूसरा, डीमैटेरियलाइजेशन, जिसके हम शेयर्स खरीद रहे हैं उनको हमने इन्फॉर्म किया अबाउट द कॉर्पोरेट एक्शन। तीसरा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को तुरंत जैसे ही ये होता है उसको पैसा दे दिया जाएगा। कंप्लीशन ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन, जैसे ही इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन उसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर को क्या दे दिया जाएगा? पैसा दे दिया जाएगा। और अगर कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है तो डिस्प्यूट के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, ना कि डिपॉजिटरी रिस्पॉन्सिबल होगा। कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, ना कि डिपॉजिटरी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे ये इन्फॉर्म कौन करेगा? ऑब्वियस बात है कंपनी सेक्रेटरी इन्फॉर्म करेगा। कौन इन्फॉर्म करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। अब देखना आराम से, अपॉन द रिसीप्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मतलब 1 महीने बाद, 1 महीने का तो हमने पीरियड दिया है उसको। कट ऑफ डेट मतलब 1 महीना, कट ऑफ डेट मतलब एटलीस्ट मिनिमम 1 मंथ का टाइम देना है आपको। तो जैसे कट ऑफ डेट होता है, डिपॉजिटरी क्या करेगा? ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, मतलब उनके अकाउंट से शेयर्स डेबिट कर देगा, और अक्वायरर के डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। मतलब फिफ्थ पॉइंट क्या है? डिक्लेरेशन देने के बाद पांचवा, फिफ्थ 6 पॉइंट क्या है कि डिपॉजिटरी क्या करेगा? डिपॉजिटरी क्या करेगा? डेबिट करेगा डीमैट अकाउंट ऑफ व्हाट? डीमैट अकाउंट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। डीमैट अकाउंट ऑफ व्हाट? माइनॉरिटी शेयर होल्डर। वो क्या कर देगा भाई साहब? डेबिट कर देगा। करेक्ट है? डिपॉजिटरी क्या करेगा? डेबिट करेगा डीमैट अकाउंट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। ठीक है, और क्रेडिट करेगा किसका? अक्वायरर का अकाउंट ऑन द कट ऑफ डेट। और कट ऑफ डेट मतलब 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। अच्छा, कट ऑफ डेट के दिन छुट्टी आ रही है ना, हॉलीडे आ रहा है ना, तो नेक्स्ट वर्किंग डे, अगला वर्किंग डे मानेंगे। अगर कट ऑफ डेट के दिन छुट्टी आ रही है तो अगला दिन मान लेंगे। बहुत बढ़िया। फिर बोला, आफ्टर रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द डिपॉजिटरी, द कंपनी शैल इमीडिएटली डिसबर्स द प्राइस ऑफ शेयर्स टू ट्रांसफर टू ईच ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अब क्या करना है कंपनी ने? जैसे सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाएंगे कंपनी ने पेमेंट कर देना है। कंपनी ने पेमेंट कर देना है, डिडक्टिंग द एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी डिडक्ट करके आपको माइनॉरिटी शेयर होल्डर को पे करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 7th पॉइंट क्या है? कंपनी क्या कर देगी? अब देखो यार, शेयर्स डेबिट हो गए, पैसे तो देंगे ना, तो कंपनी क्या करेगी? पेमेंट करेगी। कंपनी क्या कर देगी? पेमेंट करेगी। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? पेमेंट कर देगी टू हुम बेटा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर। कंपनी किसको पेमेंट कर देगी? माइनॉरिटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर देगी। दिस इज द प्रोसेस यार, सिंपल प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द अमेंडमेंट एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। प्रोसेस पूछ सकते हैं। सबसे पहले क्या? एक्वायरर पैसा डिपॉजिट कर देगा कंपनी को, कंपनी वेरीफाई करेगी डिटेल को 2 हफ्ते के अंदर अंदर। फिर कंपनी नोटिस भेजेगी उसको डिसेंटेड शेयर होल्डर को, जिसके अंदर कट ऑफ डेट लिखा रहेगा। कट ऑफ डेट मतलब इसके पहले या तो शेयर्स दे दो, मतलब खुद होके बेच दो, वरना हम कह के ले लेंगे। ओके, 30 दिन का एटलीस्ट होना चाहिए। फिर कंपनी उसी नोटिस को पब्लिश करेगी एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिश करेगी न्यूज़पेपर में, 2 न्यूज़पेपर में। फिर कंपनी इन्फॉर्म करेगी डिपॉजिटरी को अबाउट दी, एंड साथ में डिक्लेरेशन भी देगी कि भैया कॉर्पोरेट एक्शन होगा वो अफेक्टेड होगा।
कॉर्पोरेट एक्शन जो होगा वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। अच्छा, कॉर्पोरेट एक्शन के बाद में इमीडिएटली आफ्टर कंपनी पेमेंट कर देगी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, ये एक डिक्लेरेशन देंगे। फिर डिपॉजिटरी डेबिट करेगी डीमैट अकाउंट एंड कंपनी पेमेंट करेगी किसको, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को। Upon the successful payment of minority shareholder, the company shall inform the depository to transfer the shares to such shareholder kept in designated demat account of the company to demat account of acquirer। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज क्या हो गया कि आपका डिपॉजिटरी जो है, डिपॉजिटरी ट्रांसफर करेगा शेयर्स टू होम, अक्वायरर किसको कर देगा, अक्वायरर को ट्रांसफर कर देगा, है ना। तो कंपनी के अकाउंट में था, कंपनी के अकाउंट में एक डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट बनाया कंपनी ने, डेजिग्नेटेड मतलब उस पर्पस के लिए कि भैया डिपॉजिटरी क्या डिपॉजिट मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शेयर्स डेबिट होकर एक डेजिग्नेटेड डिपॉजिट अकाउंट में आ जाएंगे और वहां से वो उसका पेमेंट कहां हो जाएगा, अक्वायर को चले जाएगा। दिस इज द सिंपल अमेंडमेंट, करेक्ट नहीं आता दिस इज द वर्ड, बट आपका सिंपल अमेंडमेंट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए प्रोसीजर को। तो आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए विल मूव फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट अमेंडमेंट। अगेन ये पे पेनल्टी है, ये भी पेनल्टी है, ये भी पेनल्टी है, ये भी पेनल्टी है भाई साहब। ओके, नेक्स्ट जो है ये सब पेनल्टी है। नेक्स्ट वन जो है दैट इज व्हाट बेटा आपका इंट्रोडक्शन। अब देखना, एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स इंडियाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव द एमसी हैज इंटीग्रेटेड विद प्रोफेशनल टैक्स, क्या इंटीग्रेट कर दिया है, प्रोफेशनल टैक्स इंटीग्रेट कर दिया। मतलब स्पाइस प्लस एप्लीकेशन अप्रूव्ड फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका शैल मैंडेटरी प्रोवाइड प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन आल्सो। मतलब स्पाइस प्लस फॉर्म से आप प्रोफेशनली टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। छोटा सा अमेंडमेंट है, एकदम फिद्दू सा अमेंडमेंट है। नेक्स्ट वन, एक नया फॉर्म इनकॉर्पोरेट किया SH7 पर्टेनिंग टू नोटिस टू आरओसी फॉर एनी अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल हैज बीन नोटिफाइड। तो अगर आपने शेयर कैपिटल अल्टर किया है तो आपको आरओसी को फॉर्म नंबर SH7 में क्या करना है, नोटिफाई करना है, ठीक है। ये भी छोटा सा अमेंडमेंट है, डोंट एक्सपेक्ट। ओके, 9A इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है भाई सब, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। क्या बोला देखना आराम से, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम। मुझे बताइए नेम रिजर्वेशन कितने दिन के लिए होता है पहले तो। अच्छा, ये क्वेश्चन एसबीसी में भी आ सकता है ना, ये क्वेश्चन एसबीसी में भी आ सकता है। आपको कहां आ सकता है बेटा, एसबीसी में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, बिल्कुल एसबीसी में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कंपनी लॉ में भी पूछ सकते हैं। क्या हुआ है देखो, रिजर्वेशन ऑफ नेम नॉर्मली, मेरे को एक बात बताइए, नॉर्मली मेरे को एक बात बताइए, रिजर्वेशन ऑफ नेम कितने दिन के लिए होता है, 20 दिन के लिए। मैं एकदम सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको, एक बार मैं बोलूंगा उसके बाद आपको थोड़ा सा और बैक जाना, फिर से एक बार सुन लेना, 2 बार सुन लेना, खत्म। एकदम सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1, मुझे रिजर्वेशन करना है, नाम रिजर्वेशन होता है बेटा 20 डेज के लिए। कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए, बराबर। मैंने आरओसी को बोला, आरओसी सुन 20 दिन के लिए रिजर्वेशन, कोई फीस देंगे क्या, कोई फीस चाहिए क्या तेरे को। आरओसी बोलता है अरे ना मुन्ना, ये तो फीस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 20 दिन के लिए तो हम तो खुद ही रिजर्व करते हैं, 20 डेज के लिए तो हम खुद रिजर्व करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना ना ना, मेरे को 20 दिन में कुछ होगा नहीं, मेरे को चाहिए 40 डेज का रिजर्वेशन, 40 डेज फ्रॉम अप्रूवल से 40 दिन। मतलब अगर जिस दिन आपका नाम अप्रूव हुआ है उसके 20 दिन तो आपको आरओसी देती है। अगर एडिशनल 20 डेज चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, अगर और एडिशनल 20 डेज चाहिए आपको, मतलब क्या है सुनना अच्छे से। सपोज 1 जैन को नाम रिजर्व हुआ तो 20 जैन तक तो नाम रिजर्व रहेगा ही रहेगा, यहां से 20 जैन तक तो रिजर्व रहेगा ही रहेगा। यहां से 20 दिन, मतलब टोटल मिला के कितने दिन बेटा, 40 दिन। मतलब जिस दिन अप्रूव हुआ उससे अगर 40 दिन, बोले मेरे को 20 दिन में कुछ नहीं होगा, मेरे को 20 दिन में कुछ नहीं होगा, मेरे को तो एक्सटेंशन चाहिए, 20 दिन में कुछ नहीं होगा, मेरे 20 दिन में कुछ होगा ही नहीं मुझसे, तो मुझे कम से कम 40 दिन चाहिए अप्रूवल। ये सब अप्रूवल से 20 दिन, कोई फीस की जरूरत नहीं है। अप्रूवल से अगर आपको 40 दिन चाहिए ना, अप्रूवल से अगर आपको कितने दिन चाहिए भैया, 40 दिन चाहिए ना, तो मतलब एडिशनल 20 डेज, इसको मैं बोल सकता हूं कितना, क्या चाहिए आपको, एडिशनल 20 डेज चाहिए, एडिशनल 20 डेज। तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी बेटा एक्स्ट्रा, ₹1000, 1000 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे बोलते हैं, करेक्ट है। तो देखो एडिशनली अगर आपको 1000 चाहिए ना, एडिशनली क्या चाहिए बेटा आपको, 1000 चाहिए ना, मतलब एडिशनल 20 डेज चाहिए ना, तो 1000 रुपए लगेंगे एक्स्ट्रा। फिर बोला है भाई साहब सुन लेना एकदम आराम से, रिजर्वेशन जिस दिन रिजर्वेशन हुआ है उससे आपको 60 दिन चाहिए, मतलब 20 डेज तो आपको ऑलरेडी मिलते ही मिलते हैं। एक्सटेंशन इस बार आपको कितना चाहिए बेटा, 40 दिन का एक्सटेंशन चाहिए। ऊपर कितने दिन का चाहिए था, 20 + 20 तो आपको वैसे ही आरओसी देती है, मतलब आपका जो अथॉरिटी है ना, वो ऑलरेडी 20 देती है आपको एक्सटेंशन। अगर और एक्सटेंशन चाहिए, आरओसी 20 डेज का एक्सटेंशन देगी, लेकिन फीस लेगी 1000 रुपीज का। अगर आपको एक्सटेंशन 40 डेज का चाहिए ना,
तो फीस लगेगी बेटा 3,000 रुपए की एक्स्ट्रा। आरओसी इसमें थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मनी माइंडेड हो गया आरओसी। हाँ, थोड़ा सा मनी माइंडेड हो गया है। बोले 20 डेज कर लो रिजर्व, बोले और एडिशनल 20 डेज चाहिए, लेकिन एग्जाम में एडिशनल 20 डेज मत लिखना। एग्जाम में क्या लिखोगे, अगर 40 डेज चाहिए फ्रॉम रिजर्वेशन तो 1000 एक्स्ट्रा फीस लगेगी, क्योंकि एडिशनल 20 डेज आप ले रहे हो। और अगर आप रिजर्वेशन से जिस दिन आपका अप्रूव हुआ है नाम, उससे 60 दिन के लिए मतलब एडिशनल 40 डेज चाहिए ना, तो फीस लगेगा 3000। कोई दिक्कत नहीं है, आर वी क्लियर एकदम सुपर तरीके से। इसमें एक और चीज है, बस एक और चीज है, ये 40 दिन के बाद 40 दिन हो गए आपको, और एडिशनल 20 डेज और चाहिए, एडिशनल 20 डेज और चाहिए, मतलब 40 डेज फ्रॉम अप्रूवल। 40 दिन अप्रूवल हो गए, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे से 40 दिन में भी आगे की प्रोसीजर नहीं हो पा रही है, मुझे और 20 दिन चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, एक्स्ट्रा 20 के लिए 1000 रुपए लिए, बराबर एक्स्ट्रा 40 के लिए 3000 रुपए लिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना? 60 डेज। कहीं ना कहीं यहाँ पे तुम 60 डेज पे पहुंच रहे हो ना, तो इन दोनों का डिफरेंस 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। देखिए आराम से, लॉजिकल है, लॉजिकल है। 1000 एक्स्ट्रा दिया, और अगर आपको 60 डेज तक जाना है, मतलब और 20 दिन जाना है, तो 2000 दे दो। 2 + 1 कितने हो गए? 3000। तो क्या 6000 रुपए 60 डेज का मिल गया क्या आपको? 60 डेज का मिल गया क्या आपको? तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, जिस दिन रिजर्व हुआ उसके 20 डेज तक तो ऑलरेडी रिजर्व रहता ही रहता है, उसमें कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको जिस दिन रिजर्व हुआ उससे 40 डेज चाहिए बेटा, 40 डेज चाहिए बेटा आपको, तो ये एक्स्ट्रा 20 डेज का कितना लगेगा बेटा? 1000 लगेगा। फिर आपको बोला है नहीं नहीं, रिजर्वेशन से डायरेक्टली आपको एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 60 डेज एक्स्ट्रा चाहिए आपको, रिजर्वेशन से 60 दिन चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा कितना हो गया? एक्स्ट्रा यहाँ पे 40, 20 डेज ऑलरेडी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना? 40। तो एक्स्ट्रा कितना लग जाएगा बेटा आपको? 3000 रुपए लग जाएगा। ये सिचुएशन क्लियर है? और एक और सिचुएशन ऐसी है कि आपने 20 डेज रिजर्व किया था, फिर 40 डेज पे आप आए, रिजर्वेशन से 40 डेज, फिर 40 डेज से आप 60 डेज जाना चाहते हो। ये सब रिजर्वेशन मतलब जिस दिन रिजर्व हुआ उधर से 60 डेज, तो आपको यहाँ पे आपने 1000 दिया है, तो और यहाँ पे कितना देना पड़ेगा? 2000 देना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक बात सुनो, कंफ्यूज होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले, अगर 40 डेज फ्रॉम द अप्रूवल है तो 1000 अप्रूव किया, उससे 40 दिन 1000 रुपए। 60 डेज फ्रॉम अप्रूवल है 2000 रुपए, ठीक है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा, ये एक मिनट फिर बोला है यहाँ पे, ये देखो 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल से 60 दिन, तो 3000 रुपए लग जाएगा, 3000 रुपए लग जाएगा। और 60 डेज अप्रूवल पेमेंट ऑफ 200 मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 40 डेज, मतलब 40 दिन पहले। तो पहले आपने 40 दिन डिमांड किया था, फिर आपने और 20 दिन डिमांड किया, तो 2000 रुपए लगेंगे, तो 2000 रुपए लगेंगे। क्लियर है? मुझे लग रहा है ये सिचुएशन एसबीसी में आने के चांसेस ज्यादा है, कंपनियों में पूछ सकते हैं, लेकिन एसबीसी में भी आने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और मैं इसको लिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिस दिन रिजर्व होगा, कितने दिन के लिए रिजर्व होता है? 20 डेज। अगर आपको 20 नहीं चाहिए, 40 डेज चाहिए, स्टार्टिंग से 40 दिन चाहिए, मतलब 20 प्लस यहाँ पे 20, टोटल कितना चाहिए? 40 डेज। तो फीस कितना है? 1000, ठीक है? दूसरा सिचुएशन, आपको 20 डेज तो मिलते ही मिलते हैं, अगर आपको 20 + 40 चाहिए, मतलब टोटल कितना चाहिए? 60 डेज, तो फीस कितना लगेगा? 3000। डन। थर्ड सिचुएशन, एक और लास्ट सिचुएशन है कि आपने 20 डेज तो मिल ही रहा है, फिर आपने 20 डेज और मांगा, तो यहाँ पे कितना पे किया? 1000। फिर और आपको 20 डेज चाहिए, तो यहाँ पे आपको 2000 देना पड़ेगा, ये 20 डेज के लिए 2000 देना पड़ेगा। तो टोटल मिला के 60 डेज हो गए, तो टोटल फीस 3000 हो ही गई। अगर आप ऐसे जाओगे तो भी 3000 आ रहा है, ऐसे जाओगे तो भी 3000 आ रहा है। आई होप सो ये चीज भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। चलिए, क्या बात है, क्या बात है। अब देखो एक और अमेंडमेंट है, एक और अमेंडमेंट है। क्या बोला है दोस्तों, आराम से कंसंट्रेट करना। एक लास्ट अमेंडमेंट है जहां पे मतलब बेसिकली क्वेश्चन बोला गया है, मतलब क्या है, एक लास्ट अमेंडमेंट समझ लो ये, उसके बाद में तो सारे पेनल्टी के अमेंडमेंट है, उसके बाद में सारे के सारे पेनल्टी के अमेंडमेंट है। एक लास्ट अमेंडमेंट ये है कि देखो यार, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, कौन से डायरेक्टर होते हैं आपके? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यार कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, अब बड़ी परेशानी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको अपॉइंट करे? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एमसीए एक डेटा बैंक मेंटेन करता है। डेटा बैंक मतलब क्या? तो जो एलिजिबल बंदा है, एलिजिबल पर्सन है, जैसे देखो शादी.com में क्या मिलते हैं? एलिजिबल बंदे और बंदियां मिलते हैं। वैसे हाँ, इट्स क्वाइट सिंपल ना, शादी.com में क्या मिलता है? एलिजिबल बंदे और बंदियां मिलती है। वैसे एमसीए ने एक डेटा बैंक मेंटेन किया जिसमें एलिजिबल पर्सन और क्वालिफाइड टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसे व्यक्ति का नाम होता है जिसको हम
जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ये मेंटेन कौन करता है? एमसीए, ताकि कंपनी को इजी हो जाए यार। कंपनी अब कहां ढूंढने जाएगी ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन? जाएगी डेटा बैंक में, नाम सर्च करेगी, जो व्यक्ति उसको ठीक लगता है, जिसका क्वालिफिकेशन ठीक है, उसको अपन क्या बना देंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देंगे। अब अमेंडमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद आपको है ना वन ईयर के अंदर अंदर आपको एक टेस्ट पास करनी पड़ती थी। आपको क्या करना पड़ता था? एक टेस्ट पास करना पड़ता था जिसका नाम था ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। करेक्ट? आते बात सुन लो, हाँ है ना? तो क्या बोला? प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास दी, अच्छा ये यहाँ पे आपको एक क्या करा है, क्या बोला? एक सेल्फ प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करनी पड़ती थी। पहले 1 साल बोला था, अब उसको बढ़ा के 2 साल कर दिया है। तो पहले 1 साल के अंदर अंदर जैसे आपका डेटा बैंक में नाम ऐड हुआ है, जैसे आपका नाम डेटा बैंक में ऐड हुआ, उसके 1 साल के अंदर ये टेस्ट पास करना पड़ता था एटलीस्ट 50% मार्क्स से। एटलीस्ट कितने परसेंट मार्क्स है? 50% मार्क्स है। अब वो बढ़ा के आपका कितना कर दिया है? 2 साल कर दिया है कि भैया तुम्हारा नाम ऐड हुआ है, उसके 2 साल के अंदर कर दो, उसके 2 साल के अंदर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट which is served for a total period of when he has served for a total period of not less than 3 years as on date of inclusion of his name in the data bank। मतलब उसको ये टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है जब ऑलरेडी वो 3 साल की सर्विसेज दे चुका है। मतलब डेटा बैंक में नाम ऐड होने के बाद उसको 3 साल हो चुके हैं, डेटा बैंक में उसका नाम ऐड होने के बाद में उसको 3 साल ऐड हो चुके हैं। करेक्ट? यहाँ पे बताइए, सुन लो, हाँ है ना? So a director or KMP as on the date of inclusion of his name in the data bank is one or more of the following, namely listed public company, unlisted public company having paid up share capital of 10 crore or more, body corporate listed on recognized stock exchange in a country which is a member of Financial Action Task Force on money laundering, body corporate incorporated outside India having paid up share capital $2 million or more, statutory corporation set up under the Act of Parliament। ठीक है? मतलब क्या बोला गया है? चेंजेस क्या हुआ है समझो आराम से। चेंजेस क्या हुआ है कि आपका एक तो क्या हो गया है, सबसे पहले तो आपको जो इंडिविजुअल शैल पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम ओनली विथ 50% पासिंग परसेंटेज। मतलब 50% लेके आएगा तू, तो अगर 50% लेके आएगा ना, मतलब जैसे तेरा नाम ऐड हुआ उसके 2 साल के अंदर तुझे एक एग्जाम देनी है और उसके अंदर 50% लेके आना। उस एग्जाम का नाम क्या है? ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो तेरा नाम उसके अंदर कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज नाम निकल जाएगा। फिर also expanded the eligibility criteria for exemption from taking the online proficiency self assessment test based on the experience criteria, based on the experience criteria। मतलब अगर आपने ये कंपनी को सर्व किया, देखो ये जितने भी नाम लिखे हैं ना मैंने, अगर आपने इन कंपनी को सर्व किया है ना, इन कंपनी को अगर आपने सर्व किया है तो आपको ये टेस्ट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। देखो एग्जाम किसको देना पड़े? जो नया बंदा है, जिसके पास इतना नॉलेज नहीं है। अरे जो व्यक्ति ऑलरेडी 3-3, 4-4 साल से सर्विसेज दे रहा है, ऑलरेडी डेटा बैंक में उसका नाम है और वो बड़े बड़े कंपनी को सर्व कर रहा है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको टेस्ट देने की क्या आवश्यकता है? उसको टेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या बोला? एमसीए has also expanded the eligibility criteria for exemption taking the online professional test and is the experience criteria for an individual who has been served as a director or KMP for a total period of not less than 3 years। पहले 10 साल का था, अब बोला 3 साल। करेक्ट? अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है कोई भी कंपनी में एज अ डायरेक्टर और KMP, तो आपको ये टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 अमेंडमेंट थे इसके अंदर। पहला, आपको वो एग्जाम पास करनी पड़ेगी, ठीक है, कितने दिन के अंदर? 2 years। जिस दिन आपका डेटा बैंक में नाम इंक्लूजन हुआ है ना, उसके 2 साल के अंदर आपको टेस्ट पास करना है, और वो भी कितने परसेंट से बेटा? एटलीस्ट 50% से। क्लियर है? गॉट माई पॉइंट वेरी क्लियर? एंड द सेकंड वन इज व्हाट, अगर उसको वो कोई कंपनी में डायरेक्टर है या कोई कंपनी वो क्या है? KMP है। देखो ये कौन सी कंपनी? ये सारी कंपनीज, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है ना, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? $2 बिलियन। मतलब ऑलरेडी वो सर्व कर रहा है, ऑलरेडी वो सर्व कर रहा है, उस कंपनी का डायरेक्टर है या KMP है, तो उसको ये टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या था? 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, अब कितने का? 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई भी चेंजेस जो है वो आपके है। इसके अलावा जितने भी चेंजेस है बेटा वो सब और सब पेनल्टी के चेंजेस है, सारे के सारे क्या है बेटा? आपके पेनल्टी के चेंजेस है, और कुछ भी इसके अंदर कंसेप्चुअल चेंजेस नहीं है। दैट्स इट। अब मैं आपको पेनल्टी के लिए क्या करता हूँ ना, जो पेनल्टी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ करवा देता हूँ, बाकी आपको एक बार क्या करना है? जस्ट गो थ्रू हो जाना है, जस्ट गो थ्रू हो जाना है। ये सारे कंसेप्चुअल अमेंडमेंट आपके कंप्लीट हो गए। अब यार सारे के सारे पेनल्टीज है यार, सब के सब पेनल्टीज के अमेंडमेंट है। आई पर्सनली बिलीव दैट पेनल्टी में जो एक मेजर चेंज हुआ है
इस बार पेनल्टी थोड़ी लूज कर दी है। लास्ट अमेंडमेंट में पेनल्टी बढ़ा दी थी, इस बार पेनल्टी कम कर दी है। इस बार सब जगह पेनल्टी आप देखोगे ना तो कम कर दी है। तो कुछ पेनल्टी का डिस्कशन मैं आपके साथ जरूर करूंगा, कुछ पेनल्टी का डिस्कशन मैं आपके साथ जरूर करूंगा जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उस पेनल्टीज का डिस्कशन मैं जरूर करूंगा आपके साथ। पेनल्टी से क्वेश्चन नहीं आएगा यार, मैं क्योंकि देखो एक चीज समझो, 478 सेक्शन है, हर सेक्शन के साथ पेनल्टी दी हुई है ना, मतलब ऑलमोस्ट हर सेक्शन में पेनल्टी है। तो क्या इतने पेनल्टीज हमको याद रखना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। और पेनल्टी हम सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव का एग्जाम इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज, ना कि बेस्ड ऑन रट्टाफिकेशन, है ना। रट्टा के ऊपर बेस्ड नहीं है, नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए एक प्रोस्पेक्टस की पेनल्टी इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, वो मैं बता देता हूं कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस में, सेक्शन 26 बोलता है प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर करना है आपको, अगर आप वो डिस्क्लोज नहीं करते हो तो देखो पहले क्या फाइन था पता है, 50,000 से लेके फाइन था कंपनी को जो 3 लाख तक पहुंच जाएगा। कंपनी को फाइन कितना था? 50,000 से लेके 3 लाख तक। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, कौन है बेटा ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है, उनका क्या बोला? उनको बोला इम्प्रिजमेंट हो सकती है अप टू 3 ईयर्स, 3 साल की जेल हो सकती है, और 50,000 से लेके 3 लाख का फाइन लग सकता है, और किस्मत बहुत अच्छी रही तो दोनों लग सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल दिया? यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया है कि देखो कंपनी पनिशेबल 50,000 3 लाख, एवरी पर्सन शल प्रोस्पेक्टस शल पनिशेबल विद फाइन, मतलब जो इम्प्रिजमेंट वाला था ना वो निकाल दिया, जेल वाला प्रोविजन निकाल दिया कि अगर आप प्रोस्पेक्टस में सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करोगे, ठीक है ना, जो जो डिस्क्लोजर चाहिए प्रोस्पेक्टस में वो नहीं करोगे तो आपको फाइन ही लगेगा, जेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइन उतने का उतना है, सिर्फ क्या निकाल दिया है? 3 साल का जो जेल था ना अप टू 3 ईयर्स का, उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। दिस इज द पिनल प्रोविजन। सेम चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी वही किया यार, सेम चीज अगर आप करोगे तो यहाँ पे भी वही किया है। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आपको पेनल्टी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक पेनल्टी जो मुझे लगती है और पूछ सकते हैं, एक पेनल्टी जो मुझे लगती है जो और पूछ सकते हैं, एक तो प्रोस्पेक्टस वाली पेनल्टी याद रखना, उसमें इम्प्रिजमेंट था 3 साल का, वो निकाल दिया है, वो निकाल दिया है। चलिए एक आपका जनरल मीटिंग का पेनल्टी देख लेते हैं अपन, है ना। मेन पेनल्टी एक जनरल मीटिंग का एक और देख लेते हैं पेनल्टी, जो आई थिंक पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये देखिए क्या बोला है, ओल्ड प्रोविजन का प्रॉक्सी की पेनल्टी है ना, प्रॉक्सी की पेनल्टी में रिडक्शन हुआ है, प्रॉक्सी में पेनल्टी में क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्या बोला है? इफ फॉर द पर्पस ऑफ एनी मीटिंग ऑफ अ कंपनी इनविटेशन टू अपॉइंट एज अ प्रॉक्सी एज अ पर्सन और वन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड इन द इनविटेशन आर इशूड बाय द कंपनीज एक्सपेंस टू एनी मेंबर एंटाइटल्ड टू हैव अ नोटिस ऑफ अ मीटिंग सेंड टू हिम एंड टू वोट देयर इट बाय प्रॉक्सी, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु नोइंगली इशू द इनविटेशन, कितना लग जाएगा? देयर शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू कितना बेटा? 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए का। अरे भैया प्रॉक्सी में हमने क्या देखा था कि तुमको प्रॉक्सी लिस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से, कंपनी है ना, कंपनी ने ज्यादा डेढ़ नहीं करनी है कि ये लो प्रॉक्सी लिस्ट, इसमें से कोई प्रॉक्सी अपॉइंट कर लो। अरे मेंबर ने अगर मांगा है तो ही प्रोवाइड करो, फालतू खर्चा मत करो। लेकिन तुमने क्या किया? इन्विटेशन प्रॉक्सी को, इन लोगों को एज ए प्रॉक्सी आप अपॉइंट कर सकते हो, इन्विटेशन भेज दिया कंपनी के खर्चे पे, तो तुमको 1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। किसको लगेगी पेनल्टी? सुनना अच्छे से, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जिसको जिसको इस चीज का पता है, 1 लाख रुपए तक की क्या लग जाएगी भैया? पेनल्टी लग जाएगी। प्रोवाइडेड एन ऑफिसर शैल नॉट बी पनिशेबल ओनली इशू ऑफ मेंबर एट रिक्वेस्ट। हाँ रिक्वेस्ट पे किया तो पेनल्टी नहीं लगेगी। अब देखो पेनल्टी क्या कर दी है यहाँ पे? कम कर दी है, पेनल्टी कम कर दी। कितना कर दिया है भैया? बस 50,000 कर दिया है, 1 लाख से पेनल्टी 50,000 कर दी है। हमने पढ़ा था प्रॉक्सी, प्रॉक्सी आता ना, हमने पढ़ा था प्रॉक्सी, क्या था, क्या था प्रॉक्सी का पेनल्टी? प्रॉक्सी का क्वेश्चन क्या देखा था कि प्रॉक्सी लिस्ट आपको भेजनी नहीं है, मतलब कौन कौन लोग ऐसे प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकते हैं वो आपने, कंपनी ने उदारता दिखाई, कंपनी ने बड़ा मन रखा, और बड़ा मन रखे कंपनी ने क्या कर दिया? भेज दिया, ये ले ये लोग सबको, इन सबको प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है तू, ये ले ले इनको प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। अरे भाई तेरे से मांगा क्या? तूने काय को दिया? खर्चा कंपनी का क्यों बढ़ाया? 1 लाख का फाइन लग जाएगा तेरे को। अब वो फाइन को कम करके कितना कर दिया? 50। हाँ अगर प्रॉक्सी किसी पर मेंबर ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्रॉक्सी लिस्ट चाहिए, मतलब मुझे एलिजिबल पर्सन इन्विटेशन चाहिए प्रॉक्सी का कि कौन कौन लोग प्रॉक्सी बन सकते हैं, रिक्वेस्ट है राइटिंग में तो चलेगा, बिना रिक्वेस्ट के आपको देना नहीं, बिना रिक्वेस्ट के आपको देना नहीं है। बाकी सब जगह अगर देखोगे ना, सब जगह क्या हुआ है? पेनल्टी 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 पेनल्टी, सब जगह एक ही चीज में चेंज हुआ है, दैट इज व्हाट? पेनल्टी। ठीक है। अब एक चीज आपको, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये समझना, स्टूडेंट अपेयरिंग इन जून 2021 एग्जामिनेशन शुड आल्सो अपडेट देमसेल्फ एज ऑल ऑफ द रिलेवेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर क्लैरिफिकेशन, जो कि आपके सप्लीमेंट में CSR का अमेंडमेंट दिया
नहीं है। दिया है क्या सीएसआर का अमेंडमेंट? नहीं दिया है। दिया है क्या सीएसआर का अमेंडमेंट? नहीं दिया है। बट स्टिल ऐसा मुझे लगता है कि अगर आपको प्रोविजन सीएसआर की आती है तो आप ऐसा न्यू प्रोविजन करके वहां पे अमेंडमेंट को आप मेंशन कर सकते हो। करेक्ट है? दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज माय ओपिनियन। एग्जाम में आपको सप्लीमेंट में नहीं दिया है तो ये आपको एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लिखोगे तो इससे इंस्ट्रक्शन दिया है इन्होंने, स्टूडेंट अपियरिंग इन जून 2000, इसलिए मैंने जानबूझ के यहां से लिया है कि आपको इसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो एक बार अपन न्यू प्रोविजन देख लेते हैं, नया प्रोविजन क्या है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, तो क्या सीएसआर का अमेंडमेंट मैं बता दूं यार, अभी तक हम सीएसआर क्या कर रहे थे, अगर आपको लेट से कंपनी को 2 साल ही हुआ इनकॉर्पोरेट होके, हम सीएसआर कितना करते हैं, एवरेज नेट प्रॉफिट लेना ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स, बराबर है, उसका कितना परसेंट करते हैं, 2%। समझो 10, 12 और 8 ऐसा है, ऐसा है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, 3 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 3 करेंगे, बराबर है। तो 10 + 12 22 + 8 30, 30 डिवाइडेड बाय 3 तो आ गया 10, उसका 2% हम लोग सीएसआर करेंगे, बराबर। अगर कंपनी को 2 ही साल हुए हैं तो 10 + 2 12 + 0 लेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। ये ओल्ड प्रोविजन में बता रहा हूँ और आपको एग्जाम में यही करना है, आपको एग्जाम में यही करना है, आपको एग्जाम में अभी भी यही करना है। अगर कैलकुलेशन पूछा जाए तो डिवाइडेड बाय 3 करना, क्योंकि एवरेज बोला है। अब इन्होंने अमेंडमेंट में क्या बोला है कि भैया अगर 3 साल से कम हुए, लेस देन 3 इयर्स हुए हैं, तो उनको एक काम करना, उतने ही साल से डिवाइड करना। मतलब अगर कंपनी को 2 ही साल हुए हैं तो 2 से डिवाइड करो। 10 + 12 कितना हो गया, 22 डिवाइडेड बाय 2 तो 11 का 2%, पहला अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट इज व्हाट, अगेन मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं आपको, ये अमेंडमेंट आपके सप्लीमेंट में नहीं आया है, बट स्टिल आई थिंक आप अगर लिखोगे तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, है ना। जो कि ये ऐसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट है, बट मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यार एट प्रेजेंट हॉट टॉपिक है, एट प्रेजेंट हॉट टॉपिक है और इसमें चेंजेस लाए गए हैं और काफी दिनों से अप्रूव था, मतलब नोटिफाई नहीं था, तो इसको ध्यान में रखते हुए बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। सो 2% अगेन मैं बता रहा हूं आपको लिखना ओल्ड ही है, मतलब डिवाइडेड बाय 3 करना है, लेकिन आप न्यू प्रोविजन लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब ओल्ड लिखने के बाद न्यू का आप एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट करके मेंशन कर सकते हो, ठीक है। करेक्ट है, यहां तक बात सुनो, फर्स्ट अमेंडमेंट। दूसरा, अगर आपका कोई अनस्पेंड अमाउंट है, क्या है बेटा, आपका कोई अनस्पेंड अमाउंट है, फाइनेंशियल ईयर में समझो आपको 50 करोड़ का खर्चा करना था, आपने 20 करोड़ का ही खर्चा किया, तो अनस्पेंड अमाउंट कितना है आपका, 30 करोड़ है। तो ये 30 करोड़ को आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज आपको एक सेपरेट अकाउंट में, सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है, दैट इज व्हाट अनस्पेंड सीएसआर। अकाउंट का नाम क्या है, अनस्पेंड सीएसआर। जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक सेपरेट अकाउंट में डालना है जिसका नाम क्या है, अनस्पेंड सीएसआर, और इस अकाउंट से वो खर्चा कर देना है सीएसआर का 3 साल के अंदर अंदर। तो अगर आपसे खर्चा कम हुआ है तो जितना भी कम किया है आपने वो खर्चा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो और आने वाले अगले 3 सालों में उसको खर्चा कर देना। ओल्ड प्रोविजन क्या था, अगर तुमसे सीएसआर नहीं हुआ या कम हुआ तो डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देना, डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देना कि बस सीएसआर हमसे नहीं हुआ है, कोई पेनल्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब क्या बोला है, अगर नहीं हुआ तो जो अनस्पेंड अमाउंट है 50 करोड़ का था, एक भी खर्चा नहीं किया, पूरा का पूरा 50 करोड़ क्या है, अनस्पेंड है, पूरा का पूरा 50 करोड़ क्या है आपका, अनस्पेंड अमाउंट है। यस और नो, वो पूरा का पूरा 50 करोड़ आपको कहां ट्रांसफर कर देना बेटा, अनस्पेंड अमाउंट, एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना है शेड्यूल बैंक में, अनस्पेंड सीएसआर, और वहां से 3 साल तक आप क्या करोगे, उसको खर्चा कर दोगे, 3 साल तक आप उसको क्या करोगे, खर्चा करोगे। क्लियर है। थर्ड वन, नेक्स्ट वन, अगर आपने एक्सेस खर्चा कर दिया, 50 करोड़ का खर्चा करना था बाबू, कितने का खर्चा करना था, 50 करोड़ का खर्चा करना था, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा था, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा था भाई साहब, तुमने इस बार 80 करोड़ का खर्चा कर दिया, 80 करोड़ का खर्चा कर दिया, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम्हारा क्या बहुत अच्छा है, दिल बहुत अच्छा है, 80 करोड़ का खर्चा कर दिया, तो क्या 30 करोड़ का खर्चा ज्यादा किया, तो वो आने वाले नेक्स्ट ईयर में आपको सेट ऑफ मिल जाएगा, मतलब अगले साल आपने कम किया तो भी चलेगा, सेट ऑफ चलेगा। सर अगले कितने साल, तो अगले 3 साल, अगले कितने साल बेटा, तो अगले 3 साल तक आप क्या करोगे, उसको हम आगे सेट ऑफ कर देंगे, आगे सेट ऑफ कर देंगे। डन क्या, डन क्या, डन क्या, डन क्या, डन क्या, चलिए ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, अमेंडमेंट पेनल्टी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना याद रखना, इतना याद रखना, जो कि आपको नोटिफाई नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर द लव, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। मैंने ट्राई किया कि विद इन 1 आवर आपके सारे अमेंडमेंट कवर कर दूं, मतलब सारे ऑलमोस्ट, पेनल्टी को छोड़ दो, तो पेनल्टी यार एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाना, जस्ट गो थ्रू हो जाना, बाकी पेनल्टी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक सेपरेट शीट कर दूंगा पेनल्टी का, सेपरेट शीट प्रोवाइड करके दे दूंगा आपको मैं, ठीक है ना। आपके सारे ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर आपके ये आ जाएंगे विद इन 1-2 डेज, मतलब विद इन 2-3 डेज मैं आपको वो एक पेनल्टी का सेपरेट शीट प्रोवाइड कर दूंगा कि ये ओल्ड था, ये न्यू पेनल्टी थी, दैट्स इट। करेक्ट है, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बेटा, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नए जोश और नए जुनून के साथ। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।